अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा डार। इससे कबल एपिसोड नंबर 3 में हम बात कर रहे थे अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से, और उसमें हमने जिक्र किया कि 80 की दहाई के आखिर में किस तरह ईरान इराक जंग ख़त्म होती है, यूएन उसके अंदर एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है और इसको ख़त्म करता है। और साथ ही साथ हमने ये भी जिक्र किया कि इस जंग के इख्तिताम तक किस तरह सद्दाम हुसैन इराक का सदर एक मुँह ज़ोर घोड़ा बन जाता है, और वो इतना मुँह ज़ोर घोड़ा बन जाता है कि अमेरिका को भी यूँ लगता है, यूँ गुमान होता है या उनको शायद यकीन होने लग जाता है कि सद्दाम हुसैन शायद अब उनके कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है और सद्दाम हुसैन अब अपनी जंग लड़ रहा है। 1991 में गल्फ़ जंग छिड़ जाती है और कई मुल्कों के इत्तेहाद बन जाते हैं। अमेरिका इराक के सामने खुलकर आ जाता है और दोनों मुल्कों के दरमियान खुल्लम खुल्ला लड़ाई होती है। ईरान पहले से ही अमेरिका की पाबंदियां जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है, उसके ऊपर सैंक्शंस लग चुकी होती हैं। सदर बिल क्लिंटन 1993 में अमेरिका के सदर बन जाते हैं। 1992 से यानी सदर क्लिंटन के बरसरे इक़्तिदार में आने से एक साल पहले से लेकर तकरीबन 1996-97 तक ये वो दौर था जिसके अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शंस वैसे की वैसे ही रहीं, बल्कि शायद उसको मज़ीद इंटेंसिफाई कर दिया गया, मज़ीद शिद्दत के साथ उनको एग्जीक्यूट करने लग गए और उसके अंदर मज़ीद तरामीम की गई, जिसका मकसद एक ही था कि इन सैंक्शंस को यानी ईरान के ऊपर अमरीकी पाबंदियों को मज़ीद सख्त किया जाए। ईरान के साथ अमेरिका ने ख़ुद तो हर किस्म की ट्रेड, हर किस्म की ऑयल की ट्रेड हो या किसी भी और चीज़ की ट्रेड है या कोई भी फाइनेंशियल मामलात उनके तिजारत के चल रहे हैं, उन सब के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई। इसके साथ साथ उनके जो एलाई कंट्रीज़ थे, इत्तेहादी ममालिक थे, उनको भी सख्त पाबंदी लगाई और कहा कि जी कोई दुनिया का मुल्क जो अमेरिका का इत्तेहादी था उसको कहा कि जी आपने ईरान के साथ किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं करनी। हालात ईरान के अंदर काफ़ी मखदूश हो गए, सख्त किस्म की पाबंदियाँ थी जिसका सामना था ईरान को। मुश्किलात थी जिससे ईरानी गुज़र रहे थे और उन मुश्किलात से डील करने की वो हर गुज़रते दिन के साथ कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात यकीनन माली तंगी की वजह से काफ़ी मुश्किल होते जा रहे थे ईरान के अंदर। पाबंदियों की असल वजह अमेरिका जो बताता आया है, कहता आया है, वो आज भी वही है। वो उसका कहना यह है कि ईरान यूरेनियम की अफजाइश कर रहा है, ईरान जौहरी हथियार बनाने के ऊपर काम कर रहा है। और आपको याद होगा हमने अपनी वीडियोस के अंदर इसी यूएस ईरान सीरीज़ के अंदर आपको बताया था कि ये वही अमेरिका है जो यूरेनियम के ऊपर काम करना, इसके हवाले से जितनी एजुकेशन थी फॉर्मल, वो इसके हवाले से जितनी मवाद था, वो ये सारा अमेरिका ख़ुद लेकर गया ईरान में, जब ईरान के साथ उसके बड़े अच्छे रवाबित थे और बड़ा अच्छा निज़ाम था। और पसे पर्दा हक़ाइक़ ये थे कि ईरान को वो इस ख़ित्ते का ताकतवर मुल्क बनाना चाहता था, इस ख़ित्ते के अंदर सेकंड अपना रखना चाहता था, इसलिए वो उसको इतना पावरफुल कर रहा था और उसको ये सारी चीज़ें दे रहा था। और क्या ऊपर से ये रहा था कि ये जी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, रिसर्च वर्क के लिए, इसका इस्तेमाल आप डिफेंस के लिए नहीं कर सकते। और बाद में उसने कहना शुरू कर दिया कि जी ईरान ने इसको डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहरहाल ये वही एलिगेशन था जो चलता आ रहा था और इसी एलिगेशन की बिना पर उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी। 1997 आता है, मोहम्मद ख़ातमी ईरान के सदर बन जाते हैं और मोहम्मद ख़ातमी चूँकि शाफ़ ईरान और शाफ़ ईरान के स्कूल ऑफ थॉट और जो शाही निज़ाम था उसके ख़िलाफ़ थे और हमेशा से ही बरसर पैकार रहे। मुख्तलिफ़ मनसब थे जिसमें वो हुकूमत के अंदर रहते आए, कभी कल्चर के मिनिस्टर रहे तो कभी और मुख्तलिफ़ आम ओहदों पर रहे। इलेक्शंस आ जाते हैं ईरान के अंदर और मोहम्मद ख़ातमी साहब ईरान के सदर बन जाते हैं और उनको अच्छी खासी सपोर्ट होती है, 70% मेजॉरिटी के साथ वो सदर मुंतखब होते हैं ईरान के। दूसरी जानिब सदर बिल क्लिंटन मोहम्मद ख़ातमी के इस मनसब संभालने को खुशाइंद अमल करार देते हैं, समझते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमें दोनों ममालिक को रवाबित बेहतर करने चाहिए। उसके हवाले से कुछ कोशिशें भी की जाती हैं, कुछ बयानात भी दिए जाते हैं, दोनों साइडों से दिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करता है। बिल क्लिंटन अपने आखिरी सालों के अंदर कोशिश करते हैं कि कुछ ताल्लुकात ईरान से बेहतर हो जाएँ। इस हवाले से एक दो स्टेटमेंट्स भी ऑफिशियल सामने आती हैं जिसके अंदर इस चीज़ का एतराफ़ किया जाता है कि 1953 में ईरान के अंदर शाह ऑफ ईरान जब आए, मोहम्मद मुसद्दिक जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के, उनके ख़िलाफ़ जब मिलिट्री कू हुआ जो कि कहा जा रहा था कि ब्रिटेन और सोवियट्स ने किया, वो बेसिकली प्लान अमेरिका ने किया था। 2001 आता है, मामलात आगे बढ़ते हैं और अमेरिका पर 9/11 आपको पता, सबको जानते हैं कि दुनिया की तारीख़ के अंदर एक बड़ा वाक़या था, अमेरिका पर हमला हो जाता है और इस हमला हो जाने के बाद अमेरिका
अफ़गानिस्तान पर हमला करता है और उस वक्त अपने वो इत्तहादी ढूंढता है कि कौन कौन सा मुल्क उसका साथ दे सकता है, और उन्हीं इत्तहादियों में उसको अचानक एकदम से ईरान नज़र आने लग जाता है और ईरान को बताता है कि भाई ये तो आपका और हमारा मुश्तरका दुश्मन है जिसका नाम तालिबान है, तो हम दोनों को तालिबान और अलकायदा के ख़िलाफ़ लड़ना हमारा एक ही कॉज है क्योंकि कॉमन हमारा एनिमी है। तो इसमें वो ईरान का साथ ढूंढता है, बॉन्ड एग्रीमेंट के अंदर उसको शामिल भी करता है, मामलात आगे बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को, ख़ुसूसन अमेरिका ईरान को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। ईरान बहुत एग्रेसिवली या बहुत ऑप्टिमिस्टिकली अमेरिका के साथ नहीं चलता। बहरहाल उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है, 2003 आता है और अमेरिका चूँकि एक बदमस्त हाथी की तरह अफ़गानिस्तान पे हमला कर चुका होता है और उसको डर होता है कि कहीं अब इराक़ से उसके ख़िलाफ़ कोई हमला ना हो जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द हैं, शिद्दत पसंद हैं और बहुत सारे रीज़न्स वो बनाता है और वो इराक़ के ऊपर हमला कर देता है और सद्दाम हुसैन के दर पे आ जाता है। ये वही सद्दाम हुसैन है जो कभी इनके बगल बच्चा था, फिर उसके साथ मामलात बिगड़े, उसको बगल बच्चे को उसने खिलाया पिलाया बड़ा किया, इलाके का थानेदार बनाया और इलाके के अंदर उसको पावर्स दी, और उसी के बाद वही बच्चा जब फिर जाता है तो सद्दाम हुसैन के दर पे अमेरिका आ जाता है और उससे बदला लेने का मौका हाथ से नहीं जाने देता। 2003 में आप जानते हैं कि इराक़ पर हमला हो जाता है और इराक़ के अंदर जितने शिया धड़े मौजूद होते हैं वही गंदी पॉलिटिक्स जो अमेरिका कर सकता है वो करता है। ओपोनेंट्स को सपोर्ट करने लग जाता है, शिया धड़े जो वहाँ पर मौजूद थे उनको सपोर्ट करता है कि वो इराक़ के अंदर जो सुन्नी धड़े हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ें या उनके ख़िलाफ़ या सद्दाम के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हों, और उनको फ़ंड करता है, उनको फ्यूल करता है। कुछ अर्से बाद ईरान के अंदर अहमदी नजाद साहब की हुकूमत आती है, वो सदर बन जाते हैं, और उधर अमेरिका के अंदर जॉर्ज बुश जो है वो सदर होते हैं। अहमदी नजाद उनको एक ख़त लिखते हैं, लंबा चौड़ा 18 सफ़ों पर मुश्तमिल ये ख़त होता है और उस ख़त के अंदर वो लिखते हैं कि हमें दोनों ममालिक को ताल्लुकात की बेहतरी जो है उसकी जानिब बढ़ना चाहिए और हम दोनों ममालिक कई साल से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं, मामलात को कुछ बेहतर होना चाहिए। ईरान की पोजीशन को अमेरिका को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ईरान इस चीज़ का यकीन दिलाता है कि वो यूरेनियम की अफजाइश ना कर रहा है ना आने वाले वक्त में करेगा। जितना भी और जौन सा भी इसके ऊपर काम हुआ वो प्योरली एजुकेशनल या रिसर्च वर्क से रिलेटेड हुआ, जो कि हर मुल्क का एक हक है। अमेरिका की पाबंदियां ईरान पर बरकरार रहती हैं, किसी भी सूरत अमेरिका इस चीज़ पर राम नहीं होता या अमेरिका इस चीज़ को नहीं मानता या वो कोई खातिर खा ईरान की जानिब इंक्लाइंड नहीं होता। 2013 आ जाता है, ईरान में सदर हसन रूहानी होते हैं और अमेरिका में सदर ओबामा मौजूद होते हैं। 1979 के बाद भी कहा जाता है 1979 के बाद पहली सिंसियर कोशिश होती है दोनों जानिब से, खुसूसन अमेरिका की जानिब से, और अमेरिका के सदर ओबामा फ़ोन करते हैं हसन रूहानी साहब को। एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर खबर जाती है और चर्चे होते हैं, और ये दोनों ममालिक बात करते हैं जौहरी हथियारों के जो ईरान का प्लान है उसके हवाले से, और कोशिश करते हैं और कहते हैं जी हम सिंसियरली, अमेरिका कहता है कि जी आपके साथ ताल्लुकात को आगे ले बढ़ना चाहते हैं, अब उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके ऊपर जो पाबंदियाँ कई दहाइयों से कई सालों से चलती आ रही हैं उसके अंदर बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर तो हम नरमी हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि लॉन्गर रन के अंदर उसके अंदर नरमी हो और दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ आगे चलें और आगे बढ़ें। बहरहाल दुनिया का मंजरनामा भी साथ साथ बदलता रहता है। 2015 आ जाता है, दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी रवाबित होते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कुछ विजिट्स होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ फाइंडिंग्स होती हैं। इन शॉर्ट 2015 में अमेरिका किसी सूरत इस बात को मान लेता है, तस्लीम कर देता है, यूएन की भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि ईरान यूरेनियम की अफजाइश नहीं कर रहा, ईरान यूरेनियम की अफजाइश सिर्फ उतनी कर रहा है जितना उसके एजुकेशनल या रिसर्च वर्क के लिए ज़रूरी है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया हर मुल्क का हक होता है। 2015 में P5 कंट्रीज़ जो हैं वो सारे तय कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस बात को कि जी ईरान इज़ बैक ऑन ट्रैक और ईरान वो नहीं कर रहा जो हम उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, चुनाचे हमें उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए जिसमें ये चीज़ रिटन आ जाए कि जी आप यूरेनियम की अफजाइश नहीं कर रहे, ना आप करेंगे, और जितनी आप करेंगे अपने एजुकेशनल या अपने रिसर्च वर्क या पर्पज़ के लिए इस्तेमाल आप करेंगे। और JCPOA इस एग्रीमेंट को नाम दिया जाता है, जिसमें P5 ममालिक होते हैं और ईरान होता है और ये मुआहदा करते हैं, और इस मुआहदे की मुखालफत दुनिया के अंदर बहुत सारी होती है, और ख़ुसूसन विद इन अमेरिका बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत करते हैं कि जी ईरान के साथ हमें कोई मुआहदा नहीं करना चाहिए, ईरान इसकी कभी पासदारी नहीं करेगा, ईरान को क्या पड़ी है कि वो अपने आप को जौहरी ताकत ना बनाए और अमेरिका के साथ मुआहदा करके बैठ जाए सिर्फ कुछ अरसे के लिए कि जी उसके पास कुछ फ़ाइनेंशियल मामलात बेहतर होंगे। लेकिन बहरहाल मुआहदा हो जाता है। जब मुआहदा हो जाता है तो अमेरिका बहुत हद तक सैंक्शंस
ईरान से उठा लेता है, यानी कि ईरान की ट्रेड शुरू हो जाती है। वो तेल बेच सकता है दीगर ममालिक को, बहुत सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो इंपोर्ट कर सकता है। जो बैंक उसके अकाउंट्स फ्रीज़ हो चुके थे, बहुत सारे असासे मुंजमद हो चुके थे दीगर ममालिक के साथ, उसके वो अनफ्रीज़ हो जाती है, यानी चीज़ें बैक टू नॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती है JCPOA के मुआहदे के फ़ौरन बाद ग्रेजुअली, और मामला ठीक तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर होता यह है कि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप साहब आ जाते हैं और आके अमेरिका का मनसब सदर का संभाल लेते हैं, और उसके बाद हालात एक बार फिर संगीन किस्म के ख़राब होना शुरू हो जाते हैं दोनों ममालिक के दरमियान।